नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। हम समझते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं द डिलाइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी व्याकरण के विषय में। ठीक है, आपका अल्टरनेट क्लास चलेगा। एक क्लास मैं आपको साइंस वाला दूंगा जो बायोलॉजी वाला है, एक क्लास आपको हिंदी ग्रामर का देंगे और आप बने रहिएगा, जरूर मजा आएगा। अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा यहां से उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हिंदी की। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसके पहले आपको पता है कि हिंदी है क्या। तो हिंदी कभी भी सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी एक लैंग्वेज है, यानी हिंदी एक क्या है भाई, भाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है, भाषा है। अब प्रश्न ये उठता है, सर भाषा कहते किसे हैं, भाषा कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा, अपने अपने भाव व विचारों, अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है, अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, भाषा क्या है भाई, तो आप बताएंगे अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। शॉर्टकट में आप बता सकते हैं कि भाषा एक क्या है भाई, तो भाषा एक माध्यम है, यानी मीडियम है, जिसके थ्रू हम अपने भावों, विचारों, ज्ञान, अनुभव आदि को एक दूसरे से क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका इंग्लिश में डिफिनेशन की बात करूं तो हम कह सकते हैं इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन। We can express our thought, our views, our experiences with the help of language. We are superior than the animal due to a language. यानी हम जानवरों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमारे पास क्या है भाई, भाषा है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर भाषा क्या है, तो मैंने कहा अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त, यानी अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को साझा करने का एक माध्यम क्या कहलाता है, वो भाषा कहलाता है। अगर मैं भाषा की बात करूं तो भाषा की जो उत्पत्ति हुई है ना, ये संस्कृत के भाष धातु से हुई है। याद रखिएगा, भाषा की जो उत्पत्ति हुई है यह संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है भाई, भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है बोलना। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि सर भाषा कितने टाइप से, यानी भाषा के विकास के क्रम की अगर बात करें तो पहले जो हमारे आदि मानव थे उनको भाषा का तो ज्ञान था नहीं। पहले ये लोग इशारों में बात करते थे, उसके बाद आगे चल करके संकेतों के माध्यम से बात किया, फिर आगे चल करके मौखिक भाषा का इस्तेमाल किया। जैसे पशु पक्षी होते थे तो उनकी आवाजों को जंगलों में रहते थे, सुना करते थे, वहीं से उन्होंने मौखिक भाषा यानी अनुकरण के माध्यम से मौखिक भाषा का इस्तेमाल किया और सबसे बाद में जाकर के लिखित भाषा आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भाषा के प्रकार हो जाएंगे, याद रखिएगा, भाषा के अगर प्रकारों की मैं बात करूं तो भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे तीन। एक तो आपका हो जाएगा मौखिक भाषा। ठीक है भाई, एक क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा, दूसरा हो जाएगा लिखित भाषा। एक हो जाएगा मौखिक भाषा, दूसरा हो जाएगा लिखित भाषा, जबकि तीसरा आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, सांकेतिक भाषा। ठीक है, एक आपका है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अगर मैं मौखिक भाषा की बात करूं तो मौखिक भाषा का मतलब क्या है भाई, मौखिक भाषा का मतलब यह हुआ कि जब हम अपने भावों और विचारों को, अनुभवों को अगर हम बोलकर साझा करते हैं एक दूसरे से, तो कौन सी भाषा होती है, वो मौखिक भाषा होती है। अगर अपने भावों को, विचारों को, अनुभवों को, ज्ञान को अगर हम लिख करके किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जैसे आपने देखा कि कहीं अगर आपको प्रतिवेदन देना हुआ तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लिखित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं आपको एप्लीकेशन वगैरह देना हुआ तो किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, लिखित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इतनी चीजें समझ में आई। जब हम अपने भावों, विचारों को किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं, लिखकर व्यक्त करते हैं, तो उसको लिखित भाषा कहा जाता है।
सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है भाई? जब संकेत संकेत के माध्यम में बात होता है। जैसे आपने देखा होगा अपने घरों में अगर 4-5 लोग एक जगह बैठे हों तो होता क्या है कि अगर कोई आपके घर का बड़ा बुजुर्ग या कोई गार्जियन आया और इशारों में आपको बुलाया, तब आप समझ जाते हो, तब आप समझ जाते हो कि हम ही को बुला रहा है। तो वो किस भाषा में आपसे बात किया भाई? सांकेतिक भाषा में आपसे बात किया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सर भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो 3, एक आपका मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। ये तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है। भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई भाई? याद रखिएगा, वन लाइनर के तौर पे याद रखिएगा, भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो भाष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चूंकि हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं, या फिर उसके पहले जान लीजिए संवैधानिक विकास की ओर हम चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि भाषा, याद रखिएगा भाषा का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में है? देखिए भाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में है। याद रखिएगा भाग 17 में भाषा का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में है भाई? तो भाग 17 में है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि किस अनुसूची में है, तो याद रखिएगा भाषा का जो संबंध है वो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची से है। किस अनुसूची से भाई? तो 8वीं अनुसूची से। ठीक है। आगे बात करते हैं किस अनुच्छेद में भाषा का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद, याद रखिएगा अनुच्छेद 343 से 351, 343 से 351। ठीक है। 343 से 351 तक जो है ये भाषा का उल्लेख है। अब बात करते हैं कि जो 343 है ना, 343(1) में यानी आर्टिकल 343 फर्स्ट में यह बताया गया है कि जो हिंदी है ये भाषा होगी। कैसी भाषा भाई? तो राजभाषा होगी। कैसी भाषा होगी? राजभाषा होगी। वह लिपि कौन सी होगी भाई? तो लिपि होगी देवनागरी। ठीक है। अनुच्छेद 333 में 343(1) में अनुच्छेद 343(1) में यह बताया गया है कि हिंदी जो होगी वो भारत की राजभाषा होगी और लिपि कौन सी होगी? तो देवनागरी लिपि होगी। साथ ही साथ अनुच्छेद 351 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 351 में यह बताया गया है, यानी हिंदी के विकास के विषय में बताया गया। ठीक है ना। अनुच्छेद 351 जो है ना, ये हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताता है कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार किया जाएगा, इसका प्रसार किस प्रकार हो सकता है, इसका प्रचार प्रसार किस प्रकार हो सकता है, वो बताया गया है अनुच्छेद 351 में। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार हम रिकॉल करते हैं। मैंने बताया भाई भाषा का संबंध किससे है? तो भाषा का संबंध संविधान के भाग 17 से है। अनुसूची 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा का उल्लेख है, जिसमें 343(1) में यह बताया गया है कि हिंदी भाषा जो है और भारत की राजभाषा होगी। याद रखिएगा मैंने ये नहीं कहा कि राष्ट्रभाषा होगी, मैंने ये कहा कि राजभाषा होगी। यानी राजभाषा का मतलब ये होता है कि भारत सरकार के जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो सब किस में होंगे भाई? हिंदी भाषा में होंगे। ठीक है। उसको कहा जाता है राजभाषा। हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी इसका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है। तो इन सबको आपको याद रखना है। जबकि अनुच्छेद 351 की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि हिंदी का विकास किस प्रकार होगा, यह अनुच्छेद 351 में बताया गया है। उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा कितनी प्रकार की होती है। उसके अलावा भाषा के संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो भाग 17 अनुसूची 8 343 और 351, और हिंदी भाषा राजभाषा होगी किसमें बताया गया है? 343(1) में बताया गया है। जबकि 351 में बताया गया है कि भाषा जो है वो हिंदी भाषा का विकास कैसे किया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम समझते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
अब हम बात करते हैं कि जब हमारा संविधान बना था, याद रखिएगा, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो याद रखिएगा, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय संविधान में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का उल्लेख था भाई? तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि सर वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, जबकि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितनी भाषाएं थी? उस समय 14 भाषाएं थी। इसका मतलब है कि 8 भाषाओं को किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया हो। बिल्कुल। चलिए तो उसको बारे में समझते हैं। देखिए, पहली बार भाषा से संबंधित अगर मैं बात करूं संविधान संशोधन की, तो पहली बार जब 21वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन कब होता है भाई? तो 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 21वां संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा जोड़ी जाती है जिसका नाम रखा जाता है सिंधी। याद रखिएगा भाई, क्या नाम रखा है? सिंधी। यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा जोड़ी जाती है सिंधी। अब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? तो कहेंगे सर 14 और 1 मिला के कुल 15 भाषाएं हो गई। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, कौन सा संविधान संशोधन भाई? 71वां संविधान संशोधन। 71वां जो संविधान संशोधन होता है, इस कब होता है? तो ये होता है 1992 में। कब होता है भाई? 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कितनी भाषाओं को जोड़ा जाता है? तो 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, न म क। ठीक है, क्या याद कर सकते हैं भाई? नमक। आप इससे बता सकते हैं कि कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। देखिए, न फार होता है नेपाली, याद रखिएगा, न फार होता है नेपाली, म फार होता है मणिपुरी, ठीक है, और क फार होता है कोंकणी, याद रखिएगा। ठीक है, जब 71वां संविधान संशोधन होता है तो कितनी भाषाओं को जोड़ा जाता है? 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बता दिया आपको, नमक, जिसे आप याद कर सकते हैं। तो अब कितनी भाषाएं हो गई? तो कहेंगे सर 3 और जुड़ करके कुल 18 भाषा हो गई हमारे संविधान में। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कुल 14 भाषाएं, सॉरी 22 भाषाएं। अब 4 और बच जाती है। तो याद रखिएगा, अब इस 4 को 92वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसके तहत जोड़ा जाता है। कब आया था भाई? 2003 में। देखिए, 92वां जो संविधान संशोधन था ये 2003 में आया था, लेकिन लागू कब किया गया? 2004 में किया गया। ठीक है, इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसे कह सकते हैं बदमाश। आप इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, बी फार होता है बोडो, और ड फार डोंगरी, ठीक है, और म फार मैथिली, और स फार होता है संथाली। ठीक है, तो 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, जिसको आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, BDMS भी इसको आप कह सकते हैं, BDMS। इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। बी फार क्या हो गया भाई? बोडो, डी फार डोंगरी, एम फार मैथिली, और एस फार संथाली। ठीक है, तो अब कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? तो कहेंगे सर ये 4 जब भाषाएं जुड़ी तो कुल अब भाषाओं की संख्या हो गई 22। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। भाषा के विषय में आपने समझा, भाषा का संवैधानिक विकास समझा। अब प्रश्न उठता है कि सर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? हिंदी। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आगे हम हिंदी की बात करते हैं। उम्मीद करते होंगे आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं।
अगर मैं हिंदी की बात करूं तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात है कि इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। याद रखिएगा, तो कहेंगे सर हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई भाई? तो सिंधु शब्द से हुई है। और ये जो सिंधु शब्द है ना, ये सिंधु शब्द एक संस्कृत का शब्द है। याद रखिएगा, सिंधु शब्द क्या है भाई? संस्कृत का शब्द है। यानी कह सकते हैं कि हिंदी का जो शब्द का उल्लेख है वो किससे हुआ है? तो संस्कृत के सिंधु शब्द से हुआ है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जो हिंदी शब्द है ना, वो हिंदी नहीं है, ये फारसी है। ठीक है, हिंदी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति तो संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है, लेकिन ये कैसा शब्द है? तो ये फारसी शब्द है। कैसा शब्द है भाई? तो हिंदी फारसी शब्द है। याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा फारसी का, तो कहेंगे सर कैसे फारसी का हो गया? अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। याद रखिएगा, जो सिंधु शब्द था ना, याद रखिएगा जो सिंधु शब्द है ना, तो जो फारसी थे यानी जो ईरानियन कह सकते हैं, जो ईरान के लोग थे ईरानियन, उन्हीं को फारसी कहा जाता है। जो फारसी थे ना, वो स का उच्चारण किससे करते थे? ह से। यानी वो स का उच्चारण किससे करते थे? ह से करते थे। तो जब आप स के जगह ह का इस्तेमाल करेंगे तो ये स के जगह ह होगा, तो ये हो जाएगा हिंदू। क्या हो जाएगा भाई? हिंदू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये वो लोग सिंधु के जो लोग थे, वो स के जगह किसका उच्चारण करते थे? ह का। तो सिंधु के पार, याद रखिएगा सिंधु एक नदी है, उस नदी के जो पार वाले लोग थे वो स का उच्चारण, यानी फारसी लोग स का उच्चारण किसे करते थे? ह से करते थे। इसकी वजह सिंधु से क्या बन गया? हिंदू बन गया। और याद रखिएगा सिंधु से हिंदू बना, लेकिन सिंधु नदी के जो पार वाले लोग थे, यानी सिंधु नदी के जो पार वाले लोग थे ना, वो लोग क्या कहलाते थे? वो हिंद कहलाते थे। एक चीज याद रखिएगा, क्या कहलाते थे भाई? हिंद कहलाते थे। यानी वो स का उच्चारण किस में करते थे? ह में करते थे। तो सिंधु से क्या बन गया? हिंदू बन गया। और जो सिंधु नदी के पार के लोग थे ना, वो स को ह कहते थे, तो हिंदू बन गया। लेकिन उनको क्या कहा जाता था? तो उनको हिंद कहा जाता था। अब इस हिंद की बात करें तो देखिएगा, अगर मैं हिंद की बात करूं तो देखिएगा इस हिंद में फारसी का एक प्रत्यय जोड़ा गया जिसे ई कहा जाता है। ये फारसी का प्रत्यय है। याद रखिएगा, किसका प्रत्यय भाई? फारसी का एक प्रत्यय जोड़ा गया, ई जोड़ा गया। तो हिंदू से क्या बन गया? अब ये हिंदी बन गया। क्या बन गया भाई? तो हिंदी बन गया। यानी इस प्रकार हिंदी जो शब्द है वो कैसा शब्द है? तो कहेंगे सर फारसी शब्द है। आपको मैंने प्रूफ करके भी दिखाया कि हिंदी जो होता है वो कैसा शब्द होता है? तो वो फारसी शब्द होता है। इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया। और हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आप अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे। अमीर खुसरो जो थे 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान, याद रखिएगा 13वीं व 14वीं शताब्दी के दौरान अपनी रचनाओं में ये हिंदी शब्द का प्रयोग किए थे। किसका प्रयोग किए हुए थे? इन्होंने हिंदी और हिंदवी, हिंदी व हिंदवी शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ भाई? तो 13वीं और 14वीं में हुआ। और इसको सर्वप्रथम किसने लिखा, किसने अपनी रचनाओं में वर्णित किया था? तो वो थे अमीर खुसरो। कौन थे भाई? अमीर खुसरो। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी कि किस तरह से हिंदी शब्द सामने आया, ठीक है। अब हिंदी क्या है भाई? तो मैंने आपसे बताया हिंदी भी एक प्रकार की भाषा ही है जिससे हम अपने भावों और विचारों को क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब ये तो आपने देखा हिंदी की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। अब एक प्रश्न उठता है कि सर जो हिंदी है, जो हिंदी है इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को। याद रखिएगा
हिंदी को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? तो आप बताएंगे 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन आपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी सुना होगा, विश्व हिंदी दिवस भी सुना होगा। तो प्रश्न उठता है कि सर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन होता है नागपुर के अंदर। ठीक है, नागपुर के अंदर एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन का नाम रखा गया था विश्व हिंदी सम्मेलन। ये कब होता है भाई? तो ये होता है 10 जनवरी को। याद रखिएगा, कब होता है? 10 जनवरी 1975 को। 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। हिंदी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए इस सम्मेलन को किया गया था। पहली बार कहां किया गया था? नागपुर में किया गया था। कब किया गया था भाई? तो वो किया गया था 10 जनवरी को। कब किया गया था? 10 जनवरी को किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। एक बार फिर मैं रिकॉल करता हूं, हिंदी जो शब्द है ना, वो सिंधु शब्द से बना है। हालांकि सिंधु शब्द कैसा शब्द है? वो संस्कृत का शब्द है। लेकिन हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो फारसी भाषा का शब्द है। मैंने आपको समझाया कैसे है। क्योंकि जो सिंधु के लोग थे, यानी जो फारसी ईरानियन थे, वो क्या करते थे ना, वो स का उच्चारण किसमें करते थे? ह में करते थे। स का उच्चारण किसमें करते थे? ह में करते थे। जिसकी वजह से स के जगह आप ह रखेंगे तो हिंदू हो जाएगा। और सिंधु नदी के उस पार के लोग, वो जो पार के लोग थे, वो उनको क्या कहा जाता था? उनको हिंद कहा जाता था। अब इस हिंद शब्द में ई जो है एक प्रत्यय लगाया गया, जो कि एक फारसी का प्रत्यय था, तो इसी से बन गया हिंदी। और हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था अमीर खुसरो ने। किसने किया था भाई? अमीर खुसरो ने किया था। 13वीं व 14वीं शताब्दी के दौरान ये अपनी रचनाओं में किया करते थे। ठीक है, फिर मैंने आपसे बताया कि हिंदी की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था हिंदी को। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की। तो पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था नागपुर के अंदर 14 जनवरी 1975 को। इसलिए प्रतिवर्ष 14, याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो आज मैंने आपको केवल ये बताया कि हिंदी की भाषा की उत्पत्ति, हालांकि अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं तो इसके विषय में काफी लंबा इतिहास है। अपभ्रंश के रूप में बोली आई, फिर खड़ी बोली के रूप में आई। तो मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जितना से आपका वन लाइनर बन सकता है मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुआ, हिंदी का संवैधानिक विकास क्या है, किस तरह से भाषाओं को जोड़ा गया, और वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है हमारे संविधान में? तो 22 है, इसके विषय में। अच्छा, आपने देखा होगा जो नोट है, हमारे देश की सबसे बड़ी विविधता यह है कि आपने नोट देखा होगा, किसी नोट को आप पलट कर देखिएगा, एक प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है कि जो नोट होते हैं उस नोटों पे कितनी भाषाओं का उल्लेख होता है? याद रखिएगा, उसपे कुल 15 भाषाओं का उल्लेख होता है। इस चीज को ध्यान कभी आपने नहीं दिया होगा, लेकिन पलट के आप गिन लीजिएगा, उस पे 15 भाषाओं का उल्लेख होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर लगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो डिलाइट्स क्लासेस के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो इस टाइप के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।